मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाकुंभ को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं और अधिकतर खबरें पॉजिटिव हैं। एक दो थोड़े नेगेटिव खबरें थी, जैसे कि यमुना और गंगा जी में जो सीवर का स्तर है वो बढ़ गया है और इसके कारण वहाँ कुछ जो स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ 60 करोड़ लोग आ चुके हों वहाँ ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये अगली बार के लिए इस पर नज़र रखना होगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे और इसके लिए हम आपके पास आने वाले दिनों में जल्दी ही बहुत जानकारी युक्त और ज़बरदस्त मैं आपके लिए 2 एपिसोड लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम महाकुंभ के 2 वर्ग हम आपको बताएंगे। एक तो जो महाकुंभ ग्रीन महाकुंभ है उसके बारे में, और दूसरा एक जो महाकुंभ है वो कैसी एक उसने पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है 3 लाख करोड़ रुपए की, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब कोई महा आयोजन होता है तो उसमें कुछ ऐसे तत्व खड़े हो जाते हैं जिसको बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर, कि वो उस जो प्रायोजन होता है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ में 22 फरवरी तक 60 करोड़ 42 लाख लोग आ चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है। भारत में सनातनियों की संख्या लगभग 120 करोड़ है। हमारे देश की टोटल जो हमारी जनसंख्या है वो जनसंख्या हमारी करीबन 150 करोड़ टच करने वाली है, यानी 142-43 करोड़ है। तो उसमें से 120 करोड़ के आसपास हमारे हिंदू लोग हैं। हिंदू में भी जो सनातनी हम जिसको कहते हैं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसे कट्टर लेफ्टिस्ट होते जो हिंदू धर्म को नहीं मानते। तो अगर हम 120-110 की भी बात करें तो 60 करोड़ लोग आ चुके हैं, और 26 फरवरी तक यानी 22, 23, 24, 25, 26 5 दिन में 5 करोड़ लोग इसमें और आएंगे। तो आप ये लगाइए कि लगभग 65-66 करोड़ रुपये 70 करोड़ लोगों का आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये खैर चूँकि जो महाकुंभ की वेबसाइट है उन्होंने बता दिया कि 26 फरवरी को समापन हो रहा है, तो उसके बाद भी लोग आते रहेंगे। लेकिन इसमें जो गड़बड़ियाँ करने वाले लोग हैं उन पर थोड़ा सा हमको बात करनी पड़ेगी कि इसमें महामुनाफाखोरी हुई है। महाकुंभ में महामुनाफाखोरी, जो हवाई जहाज़ के टिकट हैं वो 87% तक, और जो ट्रांसपोर्ट है वो 50 से 300% तक खर्च हुआ। जो नाव हैं उन्होंने अननेसेसरी तिगुने चौगुने पाँचवे उन्होंने लोगों से रकम वसूली है। तो उस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब अगली बार सरकार ऐसे महाआयोजन की प्लानिंग करेगी तो उन बातों को ध्यान रखना होगा। इस महाआयोजन से जो कमियां रह गई हैं या जो सीख मिली है वो अगली बार उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगा। सरकार ने पूरी ताकत लगाई और उसका प्रतिफल भी है कि इतना बड़ा आयोजन जहां 60 करोड़ लोग आ चुके हैं वो सफलता से पूरा हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 60 करोड़ की पॉपुलेशन दुनिया के बहुत सारे देशों की नहीं है। अमेरिका जैसे देश, जो इतना बड़ा देश है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल हमसे ज़्यादा है, वहाँ भी करीबन 24 करोड़ की आबादी है, और हमारे यहाँ केवल इलाहाबाद में, एक प्रयागराज में, एक शहर में 60 करोड़ लोग आ गए। सोचे कितनी बड़ी ये कुदरत की देन है। तो इसमें जो हमें बात करनी है कि मुनाफाखोरी जो हुई है उस पर अगली बार जब होगा तो उस पर फिर हमको थोड़ा सा ध्यान इस पर देना होगा कि प्रयागराज में 41 दिनों के भीतर करीब 60 करोड़ लोग आए हैं, और उसमें 4 दिन और बाकी बचे हैं। ऐसे में आंकड़ा बढ़ सकता है, मगर इस दौरान मुनाफाखोरी की धड़ल्ले से चल रही है। 87% हवाई यात्रियों का कहना है कि नियमित किराए से उनमें 50 से 300% तक उनसे किराया वसूला गया। स्थानीय परिवहन, बोट, राइडर आदि ने 50 से 300% तक अधिक राशि वसूली। यानी जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्होंने भी जो 50 रुपये में लेके जाते थे वो 300, 400, 500, 600 रुपये तक उन्होंने लिए हैं। ऐसे बोट का जो किराया था वो 150 रुपये था, लेकिन ऐसे बताते हैं लोग कि वहाँ 2-2 हज़ार रुपये तक उन्होंने लिए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है आज, उसने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत इस बात का खुलासा किया है। और दैनिक भास्कर ने लिखा है कि जो लोकल सर्किल
ने देश में 330 जिले में 49 to 76 लोगों पर एक सर्वे किया है और उसमें एक नतीजा निकला है जिसमें सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद में भी इसका प्रयागराज में महंगे हवाई किराए पर भी मामला उठाया था। सर्वे में शामिल लोगों ने 62% पुरुष और 38% महिलाएं और टियर 1 शहरों में 44%, टियर 2 में 25% और टियर 3, 4, 5 में और ग्रामीण इलाकों में 31% लोग थे। तो इस सर्वे में जो बात आई है कि दिल्ली से प्रयागराज के लिए 40,000 रुपये, चेन्नई से प्रयागराज के लिए 53,000 रुपये और कोलकाता से 35,000 रुपये का हवाई जहाज़ का टिकट वसूला गया, जबकि नॉर्मल एक किराया 5 से 6,000 रुपये। अब सोचिए आप कि 5,000 के लिए 4,000, मतलब ये लूट मचाने की परमिशन क्यों दी गई, सवाल ये। और जो उड्डयन मंत्रालय ने हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से किराया घटाकर 15,000 रुपये कर दिया था। बताइए, जब अर्बन जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है तो 5,000 का किराया फिर भी 15,000 में लिया उन्होंने, 3 गुने में लिया। 11 फरवरी से किराया फिर बढ़ा और प्रयागराज का जो रेट था वो ज़्यादा हो गया। अब जो 18% बोले कि रुकना 300 से ज़्यादा महंगा। प्रयागराज में होटल का किराया 2,500 से 3,000 रुपये नॉर्मल किराया है एक रात का, वो बढ़कर 6 से 7,000 रुपये तक पहुंच गया। मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा स्नान पर तो 22,000 रुपये तक पहुंच गया था। प्राइवेट टेंट में एक रात का किराया 15,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया। अब सोचिए कि अब इसमें एक सवाल उठता है कि हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, यार हिंदू धर्म में होता है कि पाप नहीं करना है, लोगों की सेवा करनी है और तभी पुण्य मिलता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया। यार इसी बहाने जो वहाँ डुबकी मारने लोग गए वो इसी भावना से गए कि हम उनका पापों का नाश हो और उन्हें स्वर्ग का टिकट कटे उनका, यानी उनको मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन जिन लोगों ने ये वहाँ वसूली की है, क्या उनको स्वर्ग प्राप्त होगा? यानी उन्होंने एक और पाप अपने सर में ले लिया कि जो किराया एक टेंट का 5 रुपये है उसको आपने 45,000 रुपये ले लिया। ऐसे ही बोट राइडर जो हैं, जो बाइक वाला है 2 से 3 किलोमीटर के लिए 500 से 1,000 रुपये उसने लिए। बोट राइडर 1,000 से 5,000 रुपये तक वसूले गए और भारी भीड़ से जाम में फंसने के कारण लोगों को खाने पीने के लिए कई गुना रकम देनी पड़ी। मसलन एक पराठा 300 से 400 रुपये का पराठा। अब सोचिए कि अब ये जो कंट्राडिक्शन है हमारे हिंदू धर्म में कि एक तरफ तो जनता परेशान है, जनता वहाँ धक्के खा रही है, और दूसरी तरफ क्या परेशानी है कि लोग लूट रहे हैं। तो ये पुण्य जो हमारी हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि पुण्य कमाओ, ये पुण्य की क्या परिभाषा है उन लोगों के लिए जो ये बोट राइडर हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं या वो हवाई जहाज़ वाली कंपनियां हैं, यह इन्होंने पुण्य कमाया है क्या? ये कहते हैं कि हमने साहब लोगों को प्रयागराज पहुंचाया। आप सोचिए कि आपने 5,000 रुपये का किराया 50,000 का लिया, 53,000 का लिया, तो आपने पुण्य कमाया है कि पाप कमाया है? तो इस तरह से ये हमारे हिंदू धर्म में जो कंट्राडिक्शन है वो, इसका हम एक जीता जागता यहाँ उदाहरण ये हमारे पास है। अब उसमें जो अब बात होती है कि एक ही पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके बाद जो भी प्रोग्राम होंगे या जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको हम उनका एक इकोनॉमिक उसको लेंगे, रोज़गार से उसको जोड़ेंगे। स्वाभाविक से बात है कि इतनी बड़ी संख्या में 60,000 लोग, 60 करोड़ लोग जहाँ आए, कितनी दुकानें खुली, कितना, जैसे हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज़ की, बसों की, टैक्सियों की, राइडर की, बोट की, होटलों की, टेंटों की, ये सारा इकोनॉमी खड़ा हुआ। और ऐसा अनुमान है, ये इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कि करीबन उत्तर प्रदेश सरकार को अकेला जीएसटी से करीबन 50,000 करोड़ रुपए मिलेगा। यानी जो योगी जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ का अनुमान था, ऑफिशियली इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लेकिन जो इससे इनकम हुई है वो योगी जी का अंदाज़ा था कि करीबन इससे जो इनकम होगी वो करीबन 1 लाख करोड़ होगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि चूँकि पहले अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, अभी 60 करोड़ आ चुके हैं और भी आ रहे हैं, लगभग अब 10 करोड़ और मान के इसमें चलें, तो इनके कारण 3 लाख करोड़ रुपए की
रेवेन्यू जनरेशन यहाँ हुआ है। तो इसका मतलब जो लोगों का रोज़गार बढ़ा है, रोज़गार बढ़ने के साथ लोगों का जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब पता है जब जीएसटी होता है तो उसमें दोनों होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो यानी सेंटर को भी और स्टेट को भी इससे कई कई हज़ार करोड़ रुपए का बेनिफिट इसमें हुआ है। अब उसमें जो योगी जी ने एक और बात कही है कि ये एक और वहाँ एक और जो प्रॉब्लम आई है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि नदियों का पानी कम हो गया। अभी भी अब जो शिकायतें आ रही है कि गंगा जी में पानी नहीं है, अब लोग कुंड में ही नहा रहे हैं, यानी जो पानी रोका हुआ है उसमें नहा रहे हैं, कुछ पानी चल रहा है कुछ में नहा रहे हैं। इसलिए सीपीसीबी की रिपोर्ट भी आई थी कि पानी जो है नहाने लायक नहीं रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अरे बात सही है, अगर गंगा जी का फ्लो होता, यमुना जी का फ्लो होता तो ये गंदगी की सवाल ही नहीं होता था, वो सारा बह जाता। तो वो जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। और इसमें हमने तमाम इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत चिंता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आप लोग भी शामिल हो जाएगा। और मेरी जो 2 एपिसोड है इन पर आप नज़र रखिए, आप इंतज़ार कीजिए और जल्दी ही, यानी आने वाले, हो सकता है कल परसों 1-2 दिनों में मैं एपिसोड आपको लाऊंगा। तो अभी के लिए इतना। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।